हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे हम, और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने पिछली क्लास के दौरान पढ़ी थी राजस्थान की प्रमुख नहरें, और अंत में हमने बात की थी इंदिरा गांधी नहर की। आज जो दोस्तों हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में भी है, जिससे हर परीक्षा में प्रश्न जो है, जितने भी पेपर आपके हुए हैं उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा जो नया प्रकरण है प्रिय विद्यार्थियों, वो है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या, और जनसंख्या को हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि ज़्यादा भी नहीं हो और मैटर हमारा कम भी नहीं रहे, और प्रश्न जो है लगभग इसमें से आ जाए। तो इस तरह से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जनसंख्या की बात करने से पहले राजस्थान के संदर्भ में मैं थोड़ा परिचित करना चाहूँगा इसके इतिहास के बारे में, कि जनसंख्या का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है वो आपका क्या रहा है। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो जनगणना जो है उसका प्रथम जो लिखित साक्ष्य है भारत के इतिहास में, तो वो चाणक्य एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के लिए लिखी थी उन्होंने। उसमें सबसे पहले वर्णन मिलता है, लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ कि भारतीय इतिहास में जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। कौन सी पुस्तक लिखी चाणक्य ने? अर्थशास्त्र में मिलता है। यानी भारतीय इतिहास में जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य चाणक्य की अर्थशास्त्र है, या इसमें मिलता है, एक ही बात है। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। और फिर जो है भारत के ही इतिहास में सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि चाणक्य की पुस्तक है जिसमें लिखित साक्ष्य हमें मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं मध्यकाल की बात करूं, कि भारत के इतिहास के हम मध्यकाल की बात करते हैं, तो मध्यकाल में भी हमें जो है जनगणना के जो लिखित साक्ष्य है हमें मिलते हैं। तो जनगणना के जो मध्यकाल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो हमें मिलते हैं, एक राइटर हुए अबुल फजल। कौन जी? अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी साहित्यकार थे, और इन्होंने एक रचना लिखी थी। अबुल फजल की एक रचना थी, यानी एक पुस्तक थी, जिसका नाम है आईने अकबरी। तो मध्यकाल में हमें इस आईने अकबरी में जो है जनगणना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। समझ में आई दोस्तों? तो मध्यकाल के संदर्भ से आज से पूछे तो अबुल फजल की पुस्तक है कौन सी? आईने अकबरी। इसकी रचना है किसकी? अबुल फजल की, जिसमें हमें जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये कि भारतीय इतिहास में जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य चाणक्य की अर्थशास्त्र में, और दूसरी बात की मध्यकाल की, और मध्यकाल के संदर्भ में मैंने आप तक प्रेषित किया कि आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की, जिसमें हमें जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम इसी दौर में हम बात करते हैं आगे निरंतर बढ़ते हुए, कि भारत के इतिहास में अगर मैं प्रथम जनगणना की बात करूं तो वो 1872 में हुई थी। तो आप लिख सकते हो कि भारतीय इतिहास में प्रथम जनगणना 1872 में, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 1872 में
लॉर्ड मेयो के शासन में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल लिख सकते हैं आप, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाई गई। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाई गई थी। और नेक्स्ट हम अग्रिम बात इसी के संदर्भ में करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वैसे जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में के इतिहास में क्या की गई, प्रथम जनगणना की गई। और भारत की प्रथम जो दशकीय जनगणना है वो 1881 में हुई। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, भारतीय इतिहास में प्रथम दशकीय, कैसी दशकीय, 10 वर्षों की अवधि को बोलते हैं दशकीय जनगणना। तो ये जो प्रथम दशकीय जनगणना है वो 1881 में हुई थी। और ये जो है काल था लॉर्ड रिपन का, इसका जी लॉर्ड रिपन के काल में करवाई गई थी। 1881 में प्रथम दशकीय जनगणना करवाई गई और 1881 में काल किसका था, लॉर्ड रिपन का काल था, उसके समय करवाई गई। और विश्व के ऐतिहासिक परिदृश्य में हम देखते हैं तो दशकीय जो जनगणना है इसका प्रारंभ सबसे पहले, यानी जो दशकीय जनगणना है इसका जो प्रारंभ है ऐतिहासिक परिदृश्य से हम विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी दशकीय जो जनगणना है, दशकीय जनगणना ये जो है सबसे पहले हमें यूएसए में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, यूएसए से प्रारंभ हुई, जबकि भारत में दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी, जो कि प्रथम दशकीय जनगणना थी। क्लियर हुई बात। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान की थोड़ी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो प्रथम जनगणना है वो कब करवाई गई। तो आप यहाँ लिखिएगा कि राजस्थान में प्रथम जनगणना, राजस्थान में प्रथम जनगणना 1901 में करवाई गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम राजस्थान में हमारी भूमिका बांधते हुए प्रवेश कर चुके हैं कि राजस्थान में पहली जो जनगणना है वो 1901 में करवाई गई थी। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो 1911 की जनगणना थी वो किस पद्धति पर थी, कई बार प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो 1911 की जो आपकी जनगणना है वो एक पद्धति है जिसका नाम है सांगोपांग पद्धति। कौन सी पद्धति, सांगोपांग पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति पर, सांगोपांग पद्धति पर आधारित थी। कब की जनसंख्या की बात, जनगणना की बात कर रहे हैं, 1911 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो है 1931 की जो जनगणना थी वो आपकी डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। तो 1931 की जब बात करते हैं तो 1931 की जो आपकी जनगणना थी वो एक पद्धति का नाम मिलता है आपको डिफेक्टो पद्धति। कौन सी पद्धति है दोस्तों, डिफेक्टो पद्धति पे जो है 1931 की आपकी जनसंख्या आधारित थी। क्लियर हुई यहाँ तक। डिफेक्टो का मतलब ये हो गया कि भारत में प्रथम आर्थिक सामाजिक जनगणना जो है 1931 में हुई, जो कि किस पर आधारित थी, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी जनगणना इसमें की गई थी, जो कि डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। और ये कब की गई, 1931 में की गई थी। ये भारत में प्रथम आर्थिक सामाजिक जनगणना थी। तो इसके बाद जो है हम 1941 की जनसंख्या की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं। तो 1941 में जनगणना हुई वो डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति थी, डिफेक्टो कम और डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। तो यहाँ कोई समझने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ तक तो आपके पास मैंने जो है फैक्ट ही प्रेषित किए हैं आप तक कि कौन से, यानी अर्थशास्त्र पर आधारित थी, जो कि डिफेक्टो कम थी, डिजोरे पद्धति क्या थी, इसमें ज़्यादा थी।
ये कब की जनगणना की बात है, तो ये 1941 की जनगणना की बात हमने की। और फिर जो है हम आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जो जनगणना अधिनियम 1948 था, इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसे हम महापंजीयन अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो आप इस बात को ज़रा लिख लीजिएगा यहाँ पर कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जनगणना दिखाई दे रहा होगा सबको, भारतीय जनगणना अधिनियम। और ये जो आपका अधिनियम था भारतीय जनगणना अधिनियम, ये कब का था? 1948 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना, राष्ट्रीय स्तर पे क्या? जनगणना आयुक्त की क्या की गई दोस्तों? नियुक्ति की गई जनगणना आयुक्त की। और जिसे हम क्या कहते हैं? नियुक्ति की गई, इस तरह से पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, जिसे हम महापंजीयन अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जनगणना किसके द्वारा संपादित की जाती हैं? महापंजीयन अधिकारी भी कहा जाता है। यानी जो जनगणना आयुक्त है उसको हम किस नाम से जानते हैं? महापंजीयन अधिकारी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम आगामी बात करते हैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए। तो जनगणना जो रजिस्टर में महापंजीयन अधिकारी के रूप में जनगणना आयुक्त हस्ताक्षर करता है। क्या करता है कि जनगणना का जो रजिस्टर होता है उसमें महापंजीयन अधिकारी किस रूप में हस्ताक्षर करता है? तो ये जनगणना आयुक्त के रूप में हस्ताक्षर करता है। किस रूप में? जनगणना आयुक्त के रूप में क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। कौन करता है दोस्तों? ये महापंजीयन जो आपका अधिकारी है, ये किस रजिस्टर में हस्ताक्षर करता है? जनगणना रजिस्टर में हस्ताक्षर करता है। और किस नाम से करता है? जनगणना आयुक्त के रूप में हस्ताक्षर करता है, जिसे हम महापंजीयन अधिकारी के रूप में जानते हैं। और भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य में हम देखें तो भारत के जो पहले जनगणना आयुक्त थे वो थे WC प्लाउडेन। कौन थे? तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि भारत के पहले जनगणना आयुक्त, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, ये प्रथम जो जनगणना आयुक्त थे वो थे आपके WC प्लाउडेन। आपसे ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन नाम से व्यक्ति थे जो कि पहले हमारे जनगणना आयुक्त थे भारत के। और राज्य में जनगणना के लिए आपको बता दूं कि जनगणना निदेशक की नियुक्ति की जाती है। किसमें? राज्य में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो थोड़ा नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि राज्य में जनगणना के लिए, राज्य में जनगणना के लिए जनगणना निदेशक किसकी नियुक्ति की जाती है? जनगणना निदेशक की। जनगणना निदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ तक
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम अगर राज्य से आगे बढ़ें तो दोस्तों हमारे पास ज़िले में भी आता है। तो ज़िले में जनगणना का जो उत्तरदायित्व है वो जिला जनगणना अधिकारी का है, जिसे हम जिलाधीश भी कह देते हैं, कलेक्टर के रूप में। यानी ज़िले में जनगणना के लिए, या इस तरह से लिखिएगा, ज़िले में जनगणना का उत्तरदायित्व, जनगणना का उत्तरदायित्व जिला जनगणना अधिकारी। और ये जिला जनगणना जो अधिकारी होता है आपका कौन सा, जिलाधीश होता है, जिसे हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं। किसका है ये पूरा मतलब उत्तरदायित्व, जो कि जिला अधीश का होता है और जिसे हम जिला जनगणना अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो ये ज़िले के लेवल पर जो है जनगणना का कार्य संपादित करवाते हैं जिला कलेक्टर। और जनगणना के संदर्भ में सबसे ज़्यादा आज तक अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो पूछा गया है कि जो जनगणना है आपका कौन सी सूची का विषय। आपको पता है हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं, जिसमें जो कि समवर्ती सूची आपकी, उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और केंद्र सूची पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति हो तो चलेगी किसकी, केंद्र की चलेगी। तो आप जनगणना के संदर्भ में इसका सूची का विषय पूछ लिया जाता है तो आप लिख लीजिएगा कि जो जनगणना है आपकी ये संघ सूची का विषय है। किस सूची का है, संघ सूची का विषय है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जो फैक्चुअल प्रश्न हैं आप तक मैंने प्रेषित कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका इत्मीनान से ले सकते हो, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा आप, फिर कुछ फैक्चुअल प्रश्नों की ही हम बात करेंगे जनगणना के संदर्भ में। आगे देखिएगा आप, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है, पूछ ली जाती है कि जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1951 में हुई। कब हुई थी दोस्तों, 1951 में हुई थी। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, और आप अतुल्य आरएस ऑनलाइन से यूं ही जुड़े रहें, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और वर्तमान राजस्थान की अगर हम बात करें कि जो प्रथम जनगणना थी वो कब हुई, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि जो वर्तमान हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान की जो वर्तमान में राजस्थान है उसकी प्रथम जनगणना की बात करते हैं तो ये हमारे 1961 में संपादित की गई थी। यानी 1961 में वर्तमान राजस्थान में क्या हुई, वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना 1961 में हुई। जबकि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की बात हमने की तो वो 1951 में हुई, यानी 1951 में संपादित हुई। तो 2011 की जनगणना में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि 2011 की जनगणना की बात करते हैं। तो 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों, इसकी बात करने वाले हैं हम। 2011 में जिस प्रकार से जनगणना हुई आपकी, तो यह भारत के इतिहास की 15वीं जनगणना थी। भारत के इतिहास की कौन सी जनगणना थी, 15वीं थी। कौन सी जनगणना थी, भारत के इतिहास की 15वीं जनगणना थी, जो कि कब हुई, 2011 में हुई। और ये 14वीं दशकीय जनगणना थी, 14वीं दशकीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना जो है इसका ऐतिहासिक परिदृश्य हम टटोल रहे हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित होगी। ये दशकीय रूप से तो कौन सी थी, 14वीं, और भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य से देखा जाए तो 2011 वाली जनगणना 15वीं जनगणना थी। समझ में आई दोस्तों। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो
यहाँ पे लिख लीजिएगा स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की ये जो है दोस्तों 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट मैं और आगे बढ़ना चाहूँ तो आप इसमें एक बात और लिख सकते हो कि वर्तमान राजस्थान की ये 6वीं जनगणना थी। यानी जो वर्तमान राजस्थान, जो हमारा स्वतंत्रता या एकीकरण के बाद की बात करते हैं हम, तो वर्तमान जो राजस्थान है उसकी ये 6वीं क्या थी, जनगणना थी। वर्तमान राजस्थान की कौन सी जनगणना, 6वीं जनगणना। तो ये तो 2011 की जनगणना की हमने बात की है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य की ये कौन सी जनगणना थी, यानी भारत की ये कंटिन्यू पूछ लिया जाए तो 15वीं जनगणना थी। और दशकीय जनगणना के रूप में पूछा जाए 2011 की जनगणना कौन सी थी, तो 14वीं। और स्वतंत्र भारत की ये 2011 वाली जो थी वो 7वीं जनगणना थी। और वर्तमान राजस्थान की ये 6वीं जनगणना थी। तो 15वीं जो जनगणना है 2011, इसके अनुसार हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान का क्या कुछ रहा, इसमें कितनी जनसंख्या है, कितना शिशु लिंगानुपात है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या है, चाहे वो पुरुष जनसंख्या है, चाहे वो आपकी शहरी है, चाहे उसका लिंगानुपात है, चाहे साक्षरता है। तो इसकी सारी बात हम साथ साथ ही कर लेते हैं। तो कुछ 15वीं जनगणना की आप हेडिंग यहाँ पे लगाइएगा कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार हम राजस्थान की बात करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ हेडिंग में 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के संदर्भ में बात करने वाले हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का प्रकरण पढ़ रहे हैं, राजस्थान की जनसंख्या पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की जनसंख्या देखिएगा 15वीं जनगणना के आधार पर जो राजस्थान की आपकी जनसंख्या थी दोस्तों, वो थी 6.86 करोड़। कितनी जनसंख्या थी, 6.86 करोड़ या 86 करोड़, इसको आप बोल सकते हैं। और भारत की जनसंख्या का ये 5.67% थी। तो इसकी बात करें इसी जनसंख्या की, तो ये भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का ये कितना थी, तो यहाँ लिख लीजिएगा भारत की जनसंख्या का 5.67% मानी गई है, जो कि 2011 की राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की कितने प्रतिशत है, 5.67% थी। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विश्व की जनसंख्या का कितने % है ये। तो ये जो 6.86 करोड़ है ये विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 1% है। कितने प्रतिशत है, 1% है हमारे राजस्थान की जनसंख्या। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से हमारे राजस्थान की भारत में बात करते हैं, तो भारत में जो स्थान है, भारत में स्थान की बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का, तो ये 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान पड़ता है हमारे राजस्थान का। तो नेक्स्ट हम कुछ आंकड़े यहाँ और लिख रहे हैं जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष जनसंख्या की। राजस्थान की जो पुरुष जनसंख्या है इसके संदर्भ में देखिएगा दोस्तों, पुरुष जनसंख्या जो आपकी रही वो 51.86% थी। कितनी थी, 51.86% थी। इसी तरह से पुरुष के बाद हम बात करते हैं महिला जनसंख्या की। तो महिला जो जनसंख्या थी वो थी 48.14%। समझ में आई दोस्तों। फिर हम ग्रामीण और शहरी की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो ग्रामीण जो जनसंख्या थी 2011 की जनसंख्या है, 15वीं जनगणना है उसके अनुसार, तो ग्रामीण जो आपकी जनसंख्या रही राजस्थान की
वो थी, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि 75.1% जो है ग्रामीण जनसंख्या थी। और इसी तरह से हम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं 15वीं जनगणना में राजस्थान की, तो ये जो है आपकी 24.9% थी, जो कि शहरी जनसंख्या थी वर्तमान राजस्थान की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ तक बात कर ली है शहरी जनसंख्या की, जो कि 24.9%। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ जनघनत्व की, कि राजस्थान में प्रत्येक प्रति वर्ग किलोमीटर की हम बात करते हैं तो जनघनत्व यानी 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है पहले 165 थी, और वर्तमान में जो जनगणना है 2011 की 15वीं जनगणना, उसमें जो 200 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आई दोस्तों। और इस जनघनत्व की बात करें तो भारत में जो स्थान है राजस्थान का, भारत में स्थान की बात करूँगा तो 18वां नंबर हमारे राजस्थान का आता है दोस्तों, जनघनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो। और इसी तरह से नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थोड़ी लिंगानुपात की। लिंगानुपात का आप मतलब समझते हो कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात जो है राजस्थान का 928 महिला है राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुष की संख्या पर 928 है। और भारत में हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में राजस्थान की, तो भारत में जो इसका स्थान है राजस्थान का वो आपका है 21वां स्थान दोस्तों। 21वें स्थान पर आते हैं हम लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थानी जो हैं, यानी बहुत कम है हमारा लिंगानुपात जो है, इसको बढ़ावा देना चाहिए हमें। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लिंगानुपात के साथ साथ साक्षरता की। ये टॉपिक साक्षरता और जनसंख्या दोनों साम्यता रखते हैं आपस में और एक साथ चलते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा साक्षरता को देख लीजिएगा। तो साक्षरता जो है हमारे राजस्थान की वो मानी गई 66.1%। समझ में आई दोस्तों। और इसी साक्षरता की बात अगर मैं राजस्थान की भारत में स्थान की बात करूं राजस्थान के, तो साक्षरता में हम जो हैं 26वें स्थान पर हैं दोस्तों। कितने स्थान पे? 26वें में। बहुत पिछड़े राज्य के अंतर्गत आते हैं हम साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान जो है आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता की। पुरुष साक्षरता, तो पुरुष जो आपकी साक्षरता है वो रही है 79.2%। समझ में आई दोस्तों। इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ महिला साक्षरता की, इसकी बात करेंगे महिला साक्षरता की। तो महिला जो साक्षरता है वो 52.1% है हमारे राजस्थान की, बहुत ही कम है 52.1। और फिर जो है महिला पुरुष के साथ साथ हम बात कर लेते हैं शिशु लिंगानुपात की। कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपका यहाँ पे रह जाएगा। तो शिशु लिंगा जो अनुपात है उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। शिशु लिंगानुपात जो है हमारे राजस्थान का वो है 888 और शिशु मृत्यु दर की बात साथ साथ करना चाहूँगा मैं। शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर जो है 47 है और 1000 के पीछे 47 शिशु हमारे यहाँ मरते हैं। इस तरह से हम मातृ मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। तो मातृ मृत्यु दर जो है आपकी राजस्थान में वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 244 माताओं का देहांत हो जाता है, यानी प्रसव के दौरान, या हम कहेंगे तो मातृ मृत्यु दर जो है 244 है। तो इसी तरह से हम राजस्थान के संदर्भ में और बात करें जनसंख्या के संदर्भ में, तो जो आपकी कार्यशील जो जनसंख्या है उसकी बात भी हम यहाँ जनगणना के अंतर्गत कर लेते हैं। तो कार्यशील जो जनसंख्या है वो है 43.6%, जो कि भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है वो 39.8% है, जिससे थोड़ा सा हमारा रेशियो है वो ज़्यादा है।
और इसमें कार्यशील जो जनसंख्या है आपकी, इसमें 18 से 55 वर्ष को शामिल किया जाता है। ये सब लोगों को आपको विदित है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं जनसंख्या में, तो ये जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, वो हमारे राजस्थान की 17.8% है। और अनुसूचित के साथ जो है अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जो जनजाति हैं, इसका जो प्रतिशत पाया जाता है राजस्थान में 8.86% के आसपास जो है अनुसूचित जनजाति हैं। इसी तरह से पिछली बार काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, मैं यहाँ पे आप तक प्रेषित करना चाह रहा हूँ कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में ही मैं बात करूँगा दशकीय वृद्धि दर की, यानी 10 सालों में कितनी वृद्धि जो है हमारे राजस्थान में जनसंख्या की हुई है। तो यहाँ देखिएगा 10 की है वृद्धि दर, या इस तरह से लिख सकते हो आप 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 21.3% हमारी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले स्थान हैं उनकी बात भी हम कर लेते हैं। तो लिखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनसंख्या वृद्धि दर की जब बात करते हैं तो देखिएगा सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो आपकी रही थी 32.97%। और ये जो आपका रहा था दशक, ये 1971 से 1981 के मध्य जो आपकी जनगणना हुई उसमें रहा था ये वृद्धि, जो कि आजकल हमारे पास कम हुई है, थोड़ी हमने कंट्रोल किया है इस पर। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हैं पूरे राजस्थानियों को। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की। राजस्थान में न्यूनतम, लिखिएगा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की जब हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर आता है हमारा 6.29% आता है। और ये जो हमारा दशक रहा था ये 1911 से और 1921 के मध्य जो जनगणना हुई उसके दौरान रहा था। इसका कारण था अकाल उस समय पड़ा था और अकाल मृत्यु हुई थी लोगों की, इस वजह से यहाँ जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आंकी गई थी। नेक्स्ट अपन जो है एक प्रश्न सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में एक ज़िला है राजस्थान का राजसमंद, और राजसमंद ज़िले की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7 है और ये राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के समान है। यानी हमारी जो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% है और हमारे राजस्थान का जो ज़िला है राजसमंद उसकी भी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% है। तो ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न बनता है प्रश्नों की दृष्टि से हम देखें तो नेक्स्ट इसमें देखिएगा दोस्तों कि एक बात आप लिख लीजिए कि राजस्थान के राजसमंद किसी झील पर नाम है इस ज़िले का, एकमात्र ऐसा ज़िला है। राजसमंद ज़िले की जनसंख्या वृद्धि दर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? राजसमंद की 17.7% है। ये क्या है कि आपकी जो राष्ट्रीय हैं, जो राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर है, राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि 17.7 के समान है, यानी बराबर है, समान है। तो ऐसा ज़िला पूछा जा सकता है आपसे
कि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के समान वृद्धि दर वाला जिले का नाम बताइए, तो कौन सा होगा? राजसमंद जिला होगा। इसी तरह से हमने लिंगानुपात की दोस्तों बात की थी, तो लिंगानुपात में आपको बता दूं कि डूंगरपुर जो ज़िला है राजस्थान का, दक्षिणी यानी बांसवाड़ा से ऊपर वाला जो ज़िला है हमारा डूंगरपुर, और जिसको कर्क रेखा छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, ये बात हमने की थी। तो इसमें मैं आप तक प्रेषित कर दूं कि डूंगरपुर ज़िले का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1000 है। कितना है? बहुत ही बड़ी बात है ये, कि यहाँ पे लिख लीजिए डूंगरपुर ज़िले का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1000 महिला अनुपात 1000 पुरुष हैं, यानी 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, तो सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है मैंने जनसंख्या आप तक प्रेषित कर दी है राजस्थान की, और बहुत इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैं आप तक प्रेषित कर दूं कि अतुल्य आरएस ऑनलाइन जो क्लासेस है, इस पर दैनिक रूप से आपकी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, और इस टेस्ट सीरीज़ को जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, और दैनिक रूप से चल रही हैं, और अपनी अच्छी जो आपकी तैयारी है इसका अच्छा आकलन आप जो है वहाँ जा कर के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। आपका एक जो मुख्य टॉपिक दे रखा है उसमें जनसंख्या में ये भी दे रखा है कि राजस्थान में जनसंख्या वितरण की बात हम करेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों की बात सबसे पहले कर लेते हैं अपने, कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों की हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आएगा जयपुर। कौन सा ज़िला? जयपुर। जयपुर के बाद आप लिखिएगा जोधपुर। जोधपुर के बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या में आता है वो आता है अलवर, और अलवर के बाद आपका आता है नागौर ज़िला दोस्तों। तो ये 4 ज़िले हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। इसी तरह से राजस्थान में हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की। तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं, एक तो आपका है जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। और फिर प्रतापगढ़, फिर कौन सा? प्रतापगढ़ के बाद आप लिख सकते हैं सिरोही और बूंदी। ये जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले आपके हैं राजस्थान में। इसी तरह से राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िलों की बात करेंगे, कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िलों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जयपुर आता है। कौन सा? जयपुर आता है, जिसका जो जनघनत्व है वो 595 है प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर जो है दूसरा नंबर भरतपुर का, जो कि 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर 476 व्यक्ति पाए जाते हैं आपके दौसा में, और लगभग 438 के आसपास जो जनघनत्व है वो आपके अलवर ज़िले का है। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िलों की बात करते हैं। तो न्यूनतम जो जनघनत्व वाले ज़िले हैं उसमें आप जो है सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो जैसलमेर है उसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, और बीकानेर की दूसरा नंबर इसमें आता है। बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। फिर जो है हमारा ज़िला आता है बाड़मेर, जिसमें 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं,
और अंत में आप इसमें लिखोगे चूरू, चौथा जिला, जिसमें 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। 147, 98, 78, सॉरी बाड़मेर में आप 92 लिखिएगा, यहाँ 78 और यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले थे आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वितरण में ही कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले, जो तो फिर देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िलों की बात हम कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे पहले आप है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद लिखेगा जोधपुर और फिर अंत में लिखेगा बांसवाड़ा। ये चारों ज़िले जो हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले आंकलित किए गए हैं वर्तमान जनगणना के आधार पर राजस्थान में। नेक्स्ट हम अग्रिम बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से, मोस्टली इन्हीं में से पूछा जाता है। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िलों की बात हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ज़िला आता है, सबसे उत्तरी ज़िला राजस्थान का गंगानगर, और फिर जो है झुंझुनू, जिसे हम सैनिक ज़िले का दर्जा भी देते हैं, और पाली ज़िला, और फिर आपका चौथे नंबर पे आएगा बूंदी ज़िला। समझ में ये दोस्तों, जो कि न्यूनतम जनसंख्या में भी माना गया है और लगभग बूंदी का इसमें नाम आया है, जो कि न्यूनतम जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं उसमें भी हम बूंदी को लिख चुके हैं यहाँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण में ही आगे। तो देखिएगा दोस्तों, फिर जो है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िलों की बात कर लेता हूँ। तो लिंगानुपात वालों में आप सबसे पहले तो डूंगरपुर, दक्षिणी ज़िले इसमें ज़्यादा आएंगे दोस्तों। डूंगरपुर के बाद हमारा राजसमंद, राजसमंद के बाद लिखेगा पाली और फिर प्रतापगढ़। ये जनसंख्या वृद्धि दर में तो न्यूनतम है पाली, लेकिन लिंगानुपात में क्या है, सर्वाधिक है। पाली का नाम 2 जगह आप तक प्रेषित कर दिया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका उठ सकता है। नेक्स्ट हम आगामी बात इसी के संदर्भ में कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िलों की जब बात करते हैं तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है, एक तो आपका सबसे पूर्वी ज़िला राजस्थान का धौलपुर, और इसके बाद पूर्वी के बाद आप सबसे पश्चिमी ज़िले की बात करेंगे जैसलमेर। तो ये तो आपस में पर्यायवाची से हैं, आसानी से याद रह जाएंगे। और फिर जो है करौली और भरतपुर, यानी ये तो धौलपुर के दोनों पड़ोसी हैं, करौली और भरतपुर, तो आसानी से याद रह जाएंगे, पूर्वी है। पश्चिमी ज़िला इसमें केवल एक है, जो कि सबसे पश्चिमी ज़िला है हमारा जैसलमेर। कटरा सम तहसील हमने लिखा था जब हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट हम आगामी बात इसके संदर्भ में करते हैं। देखिएगा दोस्तों, थोड़ी बात हम कर लेते हैं लिंगानुपात के बाद सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िलों की। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता के अंतर्गत आप सबसे पहले लिखिएगा कोटा जयपुर, जयपुर के बाद आपका सीकर, फिर झुंझुनू। कौन सा ज़िला आएगा दोस्तों, झुंझुनू आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम राजस्थान में
न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िलों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जालोर, फिर पहाड़ी ज़िला सिरोही, और सिरोही के बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी ज़िला। बांसवाड़ा भी न्यूनतम साक्षरता के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हुए जनसंख्या वितरण में हम बात करने वाले हैं कि साक्षरता की हम बात कर रहे थे कि सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले अब तक प्रेषित कर दिए गए हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो लिखिएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। प्रश्न दोस्तों यहीं से पुट होने वाला है, आप अच्छे से तैयारी रखिए और इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में जो है आप लिखिएगा, एक तो झुंझुनू है आपका, फिर कोटा, जयपुर और सीकर, ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले ज़िले हैं। इसी तरह से हम न्यूनतम जो आपकी पुरुष साक्षरता है उसकी बात करते हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं। तो एक तो आपका प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद आप लिखिएगा बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर। ये चार जो ज़िले हैं आपके न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले थे। इसी तरह से साक्षरता में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता की। सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िलों की यहाँ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले महिला साक्षरता में नंबर 1 पे कोटा, फिर जयपुर, इसके बाद लिखिएगा झुंझुनू और गंगानगर। ये जो हैं आपकी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले हैं। फिर बात कर लेते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ज़िलों की। तो न्यूनतम जो आपके महिला साक्षरता वाले ज़िले हैं, एक तो आप इसमें लिखिएगा जालोर, तो सबसे पिछड़ा ज़िला है महिला साक्षरता के संदर्भ में। इसके बाद जैसलमेर का नंबर आता है और फिर सिरोही और बांसवाड़ा का। तो सिरोही और बांसवाड़ा ये सबसे कम महिला साक्षरता वाले ज़िले अब तक प्रेषित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी जनसंख्या वितरण में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर जो है हम थोड़ी बात कर लेते हैं, लिखिएगा आप कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िले की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा पड़ता है जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो ज़िला है वो हमारा है डूंगरपुर। कौन सा ज़िला? डूंगरपुर। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, फिर लिखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले की बात हम कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला जो ज़िला है वो है राजस्थान में उदयपुर दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिखिएगा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला, ये आपका पड़ता है दोस्तों बीकानेर। राती घाटी के नाम से 1488 में राव बीका के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। सर्वाधिक, तो हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला ज़िला। तो सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या वाला ज़िला है वो आपका जयपुर ज़िला है दोस्तों। और फिर इसके बाद करता हूँ न्यूनतम के बाद। तो न्यूनतम जो
कार्यशील जनसंख्या वाला ज़िला है वो आपका जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। तो आपका ये जनसंख्या वितरण और जनसंख्या का जो टॉपिक था दोस्तों, ये आपका संपूर्ण हो चुका है। इसके अलावा एक प्रश्न आप तक और प्रेषित करना चाहूँगा कि जैसलमेर और अरुणाचल का जो जनघनत्व है वो बराबर है। हमारा जो अरुणाचल है यानी भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहूँ थोड़ी सी इस तरह से, यूँ देखिएगा दोस्तों, यूँ हमारे थोड़े से भारत की लोकेशन ये जो यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी राज्य है, और यहाँ पर हमारा राजस्थान है। राजस्थान में पश्चिम में हमारा यहाँ जैसलमेर है। तो यहाँ भी जो जनघनत्व है जैसलमेर का वो 17 है, और इस अरुणाचल प्रदेश का भी जो जनघनत्व है वो 17 है। इस तरह से मैंने राष्ट्रीय जो वृद्धि दर थी उसकी बात की थी कि वो राजसमंद के बराबर है ज़िले के, और अरुणाचल की जो जनघनत्व है अरुणाचल का वो हमारे जैसलमेर ज़िले के साथ साम्यता रखता है। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं सुनील बादू पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ पूरा जो मैटर है आप तक प्रेषित किया जाए और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो लगभग जो है हम राजस्थान की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, और एक आध टॉपिक हमारा बचा है वो आप तक अगली क्लास में प्रेषित कर दिया जाएगा, और इसके बाद हमारी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसे का जो है संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को भूलवश कोई चीज़ में त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, और आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो और आपको सही उत्तर जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत माइनर जो गलतियां होने के चांस हैं, लेकिन हो नहीं सकता, फिर भी मनुष्य आखिर मनुष्य ही होता है दोस्तों। और आप सबका सहयोग रहे। हमारे अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में दैनिक रूप से हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से उसमें टेस्ट करवाए जा रहे हैं, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्नों का संग्रह करके आप तक प्रेषित किया जा रहा है, जो कि मील का पत्थर साबित होगा आपकी परीक्षा में। आप जो है केवल विश्वास कीजिए और आपका जो लगभग सिलेबस है वो संपूर्ण करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए अगली क्लास के लिए मैं बोलूँगा जय हिंद, जय भारत।